हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी। शुरू करें अपना काम। 5-7 मिनट का काम ही हमारे पास बचा हुआ है, फिर हम एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिडॉक्स करते हैं ना। चलो, आपको एक ट्रिक बताई थी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की कि केटायन पे एनायन, एनायन पे केटायन डाल दो। P4O10 का जब आपने क्या करवाया हाइड्रोलिसिस, तो P के पास OH 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 प्लस था ना वो। SiCl4 में Si के पास OH OH OH, तो पहले SiOH होल 4 बना, सिलिसिक एसिड बोलते हैं इसको हम लोग, P ब्लॉक एलिमेंट में आएगा सिलिसिक एसिड। अभी तो 1.5-2 महीने उसको आने में। तो सिलिसिक एसिड, फिर उससे वाटर निकल कर बन जाएगा सिलिका। और NCl3 में N माइनस है, उसके पास HHH अमोनिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। व्हाट हैपेंस व्हेन NCl3 इज हाइड्रोलाइज्ड? योर आंसर शुड बी अमोनिया एंड HCl। चलो, नेक्स्ट बड़ा सौखा सा पार्ट है। मुझे याद आ रहा है कहीं ना इसका डिस्कशन हो रखा है, अब ये मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ है। ये हाइड्रेट फॉर्मेशन है, ये कोई रिएक्शन नहीं है। सिंपल उसने बताया कि हाइड्रेट्स किस किस फॉर्म में आपको मिलते हैं। हाइड्रेट्स मतलब क्रिस्टलाइन वाटर, हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन। नाउ लिसन, पहली बात कोऑर्डिनेशन। याद है पता याद है कहाँ पढ़ा हुआ है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ा हुआ है। तो पहला है कोऑर्डिनेटेड वाटर, वह ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहेगा। जैसे मेरे पास FeH2O होल 6 सल्फेट है, तो ये जो पानी के मोलिक्यूल है ना बच्चे, हमारा रेडोक्स चैप्टर के तरीके से Fe पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर, आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में एक पूरा की पूरा मोलिक्यूल अपना लोन पे डोनेट करता है। इसको आपने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेटेड वाटर, कोऑर्डिनेटेड वाटर, कोऑर्डिनेटेड वाटर। समझ सुन पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? चलो, एक बार जल्दी से अपनी अटेंडेंस दे दो हाथ खड़े करके। इस पेज पे सभी के हाथ खड़े हो गए, इस पेज पे सभी के हाथ खड़े हो गए, इस पेज पे सभी के हाथ खड़े हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। इस पेज पे सभी के हाथ खड़े हो गए, हो गए, हो गए। नंदिनी, जसजोत, निखिल, अक्षिता, गुरलीन। निखिल, जसजोत, नंदिनी, अक्षिता, गुरलीन। मैं तीसरी बार नहीं बोलूंगा नाम। या तो अपने आप क्लास से बाहर हो जाओ, या मैं कर रहा हूँ। चलो, बढ़िया हो गया। हम भी आगे चलते हैं, हाथ उठ नीचे करो, पढ़ाई में मन लगाओ। दूसरा आपके पास है इंटरस्टिशियल। इस इंटरस्टिशियल में पता है क्या होगा? इंटरस्टिशियल में पता है क्या होगा? वाटर मोलिक्यूल ना, वो जो खाली जगह पड़ी हुई है ना मोलिक्यूल के अंदर, वेकेंट स्पेस नहीं थे, होल्स, उसमें ऑक्यूपाई कर जाएगा जाकर। दूसरा हमारे पास कौन हो गया भाई? और वैसे ना इसके इक्का दुक्का एग्जांपल याद रखने, एक ही क्वेश्चन आने की चांस है। इंटरस्टिशियल वाटर, इसमें लिखना पड़ता है वाटर ऑक्यूपाइज इट्स पोजीशन इन द होल्स ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल में जो खाली जगह पड़ी होती है ना, वॉइड्स वगैरह, खाली जगह समझते होगे आप लोग, वहां जाकर जगह बना लेगा। उसको बोलते हैं इंटर। कल जैसे इंटरस्टिशियल नहीं बने थे नॉन स्टॉक्यूमेंट्री, अगर आपने याद किया हो घर जाकर,
है ना, थोड़ा रिवीजन किया हो इंटरस्टिशियल का। कौन बनाता है? एफ एंड डी वाले बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। एफ एंड डी वाले बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, अगर आपको याद हो तो वो जो खाली जगह थी ना, खाली जगह, जैसे वहां हाइड्रोजन भर गया था कल, वैसे अब यहाँ पानी भर जाएगा, तो इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स बोलोगे आप। तो इसके एग्जांपल में आपके पास है एस ब्लॉक एलिमेंट वाले, BaCl2, 2 वाटर, MgCl2, क्लियर, 6 वाटर, ऐसे एग्जांपल आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद कोऑर्डिनेट। तो ये मुझे याद आ रहा है, कहीं पढ़ा था हम लोगों ने, शायद कहाँ पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक जगह हमने 5-6 चैप्टर पढ़े, वहां देखा था इसको, हाइड्रोजन बॉन्डेड फॉर्म में था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही देखा था। सबका गायब है, पता नहीं तुम पढ़ने बैठते हो कि मेरे पे एहसान करने बैठते हो। हम्म? और अगर आपको लगता है कि तुम मेरे पे एहसान कर रहे हो ना, तो बहुत जल्दी तुम लोगों को इसका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, इसका है कॉपर सल्फेट .5H है, वाटर, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। इसी का दूसरा वर्जन है CU वाटर होल फोर सल्फेट .वाटर। ये जो बाहर वाला पानी है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में दिखता है आपको, उसका स्ट्रक्चर आगे लिखा, मैं दिखाता हूं आपको अभी। कुल मिलाकर 3 टाइप के। हाँ हाँ, मुझे याद आ रहा है, जब भी मैं इसको देख रहा था मुझे बार बार क्लिक कर रहा था, कहीं इस पे नजर मारी हुई है हम लोगों ने। तो कॉपर सल्फेट 5 वाटर, तो वो स्ट्रक्चर देख लो, आपको शायद समझ में आ जाए। ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर देखो, यहाँ कॉपर के साथ, यहाँ, हाँ, कॉपर के साथ, बस एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कॉपर के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलने में हो सकता है थोड़ी परेशानी हो मुझे, क्योंकि आपने सीखा नहीं था। अब आपने थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सीख लिया है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड OHH, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। अब इन 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद वाटर मॉलिक्यूल का O का लोन पेयर कॉपर+2 में चला गया। अब ये कॉपर+2 दिख ही रहा है आप लोगों को। तो जो ये HH है ना, ये जो HH है, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं। और इसका जो सल्फेट है, इसी फॉर्म में हमने वहां भी बनाया था। और शायद आपको याद हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हाइड्रोजन फंसना चाहिए बस। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईलाइट करता हूं, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन फंस गया, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन फंस गया। तो कॉपर सल्फेट .5 वाटर, very very important question of the exams, how many water molecules are coordinated for out of the 5 4, and one water molecule is hydrogen bonded। एक पानी का मोलिक्यूल इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो 3 टाइप के हाइड्रेट बन रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड, इंटरस्टिशियल, कोऑर्डिनेटेड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाएगा, और हाइड्रेटेड इंटरस्टिशियल में वो खाली जगहों में पड़ा रहेगा, जैसे कल हाइड्रोजन पड़ा था इंटरस्टिशियल में। और तीसरा आपके पास कौन आ गया हाइड्रोजन बॉन्डेड? कॉपर सल्फेट .5H2, जिसको ब्लू विट्रियोल बोलते हो। उसमें से 4 कोऑर्डिनेटेड है, बचा हुआ एक आपके पास कैसा है? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लो जी, कौन सा? हाँ भाई, इसको भी बच्चा समझाए, तनवीर समझाना इसको। बस मॉलिक्यूल देखकर जो तेरे को समझ में आ रहा है। वेरी गुड। सल्फेट के साथ और उधर के वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है, सैंडविच बन गया। सल्फेट और कॉपर सल्फेट, 4 कॉपर 4 वाटर, वाटर सल्फेट, ये इन दोनों के बीच में बेचारा सैंडविच बन गया टोटल ना। ऊपर नीचे एक तरफ पानी है, एक तरफ कॉपर सल्फेट, कॉपर H2O होल 4 है,
और बीच में पानी फंसा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर। हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, तूने जो बोला वो ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर H2O होल 4, उधर सल्फेट, बीच में पानी फंसा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बोलो भाई, ये होमवर्क ले लेना भाई। नेक्स्ट एंड फाइनल, D2O के बारे में डिस्कस कर रहे हो क्वेश्चन, जबकि आप पूरी असाइनमेंट कर चुके हो, तो इक्का दुक्का इसके क्वेश्चन आएंगे, वो आपने देख ही लिए हैं, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो किसके जैसी हैं, लाइक द वोटर ही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये H2O से ग्रेटर ही मिलेगा मैक्सिमम जगहों पे, क्योंकि हैवी आइसोटोप में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिंपल वाले पानी से ज्यादा ही मिलेंगी। HDT में टी की सारी प्रॉपर्टीज ज्यादा, इक्का दुक्का छोड़कर। ऐसे D2O की सारी प्रॉपर्टीज पानी से अच्छी हैं, इक्का दुक्का छोड़कर। क्लियर है, जैसे इसकी सोल्युबिलिटी अच्छी नहीं है, आपको बताया था कल परसों शायद जब भी बात हो रही थी। तो अगर कभी भी इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना हो तो बड़ा सिंपल सा काम है, यहां पानी लिखो, यहां एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो, या प्रोलोंग्ड लंबे टाइम तक इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो, प्रोलोंग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस लंबे टाइम तक, तो आपको D2O, अगर यहां 6000 लीटर है तो प्रोलोंग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आपको सिर्फ 1 लीटर D2O मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया। लीटर भी तो लिखा है इधर, 6000 ml में 1 ml है, और 6000 लीटर में 1 लीटर है। लो जी, आपकी बात मान ली गई है। 6000 पार्ट्स में एक पार्ट है, सिंपल। लिख लिया भाई, चलो। नेक्स्ट आपके पास इसी के अंदर आपको बताया कि ड्यूटेरियम थोड़ा कम स्पीड से लिबरेट होएगा, क्योंकि ड्यूटेरियम की स्पीड कम है, ड्यूटेरियम का बॉन्ड एसोसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि मैं बार बार बोलता आ रहा हूं आपको ना, ड्यूटेरियम का बॉन्ड एसोसिएशन मुश्किल है। क्लियर ना, एच एच के कंपेरिजन में डी बॉन्ड तोड़ना मुश्किल, आपको पता ही है। तो H प्लस आयन एग्जिस्ट बीइंग स्मॉल इन साइज हैविंग ग्रेटर मोबिलिटी। तो जी छोटे छोटे फीचर लिख लो। तेज तेज कौन भागेगा, मैं तो कह रहा हूँ स्टेटसोमीटर का ग्राम्स डिफ्यूजन लो लगा लो। तो H प्लस की स्पीड D प्लस से तेज होएगी, हल्का है ना हाइड्रोजन, ठीक है भाई। H प्लस आयन हैविंग लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल विच इज टू बी अप्लाइड ऑन, और जब भी हम कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे एच और डी का, तो एच पहले जाकर डिस्चार्ज होएगा। तो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी वर्ड बोल रहा हूं, इसको थोड़ा समझना। डिस्चार्जिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है भाई, जिसकी मोबिलिटी ज्यादा है। अगर दोनों में लड़ाई हो जाए ना, दोनों चले, तो फास्ट कौन पहुंचेगा, किटायन कैथोड पे, वो H प्लस ही पहुंचेगा। हाइड्रोजन आइटम्स कंबाइन मच मोर रैपिडली, तो रिएक्टिविटी की स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्टिविटी, ये भी आप समझदार हो। हाइड्रोजन ग्रेटर देन ड्यूटेरियम, तेज तेज रिएक्शन करना। इसीलिए जब आप प्रोलोंग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो डी कम मिलता है, तो 6000 लीटर में से 1 लीटर आपको D2O मिलता है। तो हर मामले में ड्यूटेरियम की स्पीड हाइड्रोजन से कमजोर है, कम है, वीक है, लेस है। अगर इसकी केमिकल रिएक्शंस, तो मैं बोल रहा हूं केमिकल रिएक्टिविटी इज सेम, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ D2O इज सेम एज वाटर। पानी की रिएक्टिविटी और D2 और भी सेम ही तो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का फर्क है, अभी आगे अगले पेज पे आई जाने। तो आज आपने मेरे से बात की थी, तो साहिल के क्वेश्चन थे एक दो, उसके जवाब भी साहिल ने खुद ही दे दिए थे। क्लियर, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, याद आ गया, 2D2O, इसको कंप्लीट कर लो। ये मेरे ख्याल में मेरे से इश्मीत ने पूछा था, मैंने कहा जी SO3H2O से क्या बनता है, H2SO4, तो D2O से क्या बनेगा, D2SO4। फिर
Al4C3 ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन प्रिपरेशन मेथड है। तो पहले वाले को तो मैंने क्या लिख दिया, CaOD होल ट्वाइस, इसको हैवी एसिटिलीन लिख देना, हैवी एसिटिलीन। हैवी एसिटिलीन लिख देना इसको। कैल्शियम कार्बाइड का एक और नाम लिख लो भी, काम आएगा बहुत ज्यादा, कैल्शियम इथाइनाइड। कैल्शियम कार्बाइड का एक नाम और लिख लो, कैल्शियम इथाइनाइड। कैल्शियम कार्बाइड का एक और नाम लिख लो, कैल्शियम इथाइनाइड। ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव द इथाइन, ऑन ड्यूटेरोलाइसिस वर्डाइस गिव्स द हैवी एसिटिलीन। वही केटायनिन का हिसाब किताब है। अच्छा जी, SO3 और D2O से क्या बनेगा, हैवी सल्फ्यूरिक एसिड D2SO4। निहारिका, अगर 6000 लीटर वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करता हूं तो कितने लीटर D2O मिलता है, प्रोलोंग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। बस एक बार क्वेश्चन पूछूंगा बच्चे मैं, दूसरी बार मैं आपको पहले बता रहा हूं कि मेरे साथ कोई चांस नहीं है दूसरी बार पूछने की। चलो रिया, रूपन, प्रांजल, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपके पास है Al4C3, इसको आप बोलते हो एल्यूमिनियम कार्बाइड, इसको बोलते हो एल्यूमिनियम कार्बाइड। और इसका जो कार्बन है ना, इसको इसी फॉर्म में थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लो, बाद में आपको समझ में आ ही जाएगा। ये जो कार्बन है ना, इस पे ये थोड़ी सी गलती हुई है मेरे से, मेरे से गलती हुई है। एल्यूमिनियम पे +3 आएगा और कार्बन पे -4 आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बच्चे। तो एल्यूमिनियम के पास सारे ओडी 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 करके AlOD होल थ्राइस, तो यहाँ 4 आ गया। और कार्बन पे CD4 और 3 हैवी मीथेन मिल जाएंगे, हैवी मीथेन बोलते हैं इसको, ड्यूटेरोमीथेन भी बोल सकते हो, हैवी मीथेन भी बोल सकते हो, ड्यूटेरोमीथेन, हैवी मीथेन। हाँ जी, एल्यूमिनियम कार्बाइड, इसका एक और नाम चलता है एल्यूमिनियम मिथेनाइड। मिथेन बनता है ना इससे, एल्यूमिनियम मिथेनाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन्स में आएगा ये, एल्यूमिनियम मिथेनाइड। हाँ जी, कहाँ पे, मिथेन है बच्चे, ये तो कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड ही होंगे। ठीक है भाई, और ये प्रॉपर्टीज मैंने पहले भी कंपेयर करवाई थी आपको। लास्ट एंड फाइनल में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करवा देता हूं, और एक लाइन ट्रू फॉल्स के लिए हमेशा के लिए बनाकर रख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ D2O आर डिफरेंट फ्रॉम वाटर। ठीक है जी, 99% फिजिकल प्रॉपर्टीज में D2O ग्रेटर देन H2O, 99% प्रॉपर्टीज में, चाहे जिसी का नाम ले लो। तो एक फंडा सिखाया था आपको, अगर आप मेरे साथ क्लास में रहे हो तो, एक फंडामेंटल सिखाया था मैंने आपको, अगर आप क्लास में रहे हो तो, एक फंडामेंटल मैंने सिखाया था, अगर आप क्लास में लगातार रहे हो तो। कौन सा फंडामेंटल सिखाया था, कि जो कम हो, जो कम हो वो याद कर लो, जो कम। हाँ जी, तो एक था आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सोल्यूबिलिटी पावर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सोल्यूबिलिटी की टेंडेंसी।
ठीक है जी, 5-6 लोग मैंने मीटिंग रूम में डाले हुए थे, वो बाहर ही हो गए हैं, और मैंने मीटिंग लॉक कर दी इस चक्कर में ना। जिन्होंने जवाब ही नहीं देना वो क्लास में बैठकर कर क्या रहे। ठीक है, इसलिए मुझे नंबर पसंद नहीं है, मुझे क्वालिटी पसंद है। तो इस बात को समझ के चलो, एक्टिव रहा करो क्लास के अंदर, पढ़ना लिखना हो तो। कोई मैंने चुनाव थोड़ी लग रहे हैं रैली कर रहा हूँ जिसमें 5,000 लोग आ रखे हैं, ना ना। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, हाँ जी। बच्चे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ना पानी का ज्यादा है, दैट्स व्हाई वाटर इज वेरी गुड सोलवेंट। बाकी जब भी कोई प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं 99% केस के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी में D2O ज्यादा है। तो आप एक चीज याद करके जाना बस, क्या कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर इज ग्रेटर अदरवाइज मेल्टिंग, बॉइलिंग, डेंसिटी, टेम्परेचर और मैक्सिमम डेंसिटी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सब कुछ D2O 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 का ज्यादा है। पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। ये इसका आपने पढ़ ही लिया था इसको आज में। चलो, तो हाइड्रोजन चैप्टर हमारा खत्म है। अब आपके पास जो टास्क है कल का हाइड्रोजन का, एक बार आरपीएस को ढंग से देखना, असाइनमेंट को ढंग से देखना, बुकलेट का पहला लेवल दूसरा लेवल तो जो भी दिख रहा है आपको सारा खत्म कर दो इसका। और एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन अच्छी तरह से कर लो। एक क्वेश्चन मुझसे इशमीत का याद आ रहा है, मैं बोल देता हूँ उसको। इशमीत ने कहा था सर PH5 क्यों नहीं बनता। ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, उसमें लिखा हुआ है PH5 नहीं बनता। उसकी वजह है फोस्फोरस को हाइड्रोजन कभी भी ऑक्सीडाइज कर कर P+5 में ला ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का नेचर कैसा है, रिड्यूसिंग। तो हाउ कैन, और रेडोक्स के बिहाफ पे जवाब दो, खट 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 आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन इज नॉट कैपेबल। बाकी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन देख लेना, और मेरे से पूछ भी लेना आप लोग नेक्स्ट राउंड जब भी हमारा डाउट सेशन लगेगा। ये आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया मैंने। आरपीएस असाइनमेंट बुक के अलावा एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन भी आप मेरे से पूछोगे, मैं एनसीईआरटी या ले आऊंगा, अपने बोर्ड पे ले आऊंगा। ठीक है भाई, चलो भी आगे बढ़ते हैं अब। रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिडोक्स, रिडोक्स का बचा हुआ हिस्सा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। शुरू करें भी इसको। चलो, हेडिंग है आपके पास रिडोक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। बड़ा सिंपल सा रूल है, इसके हमने दो हिस्से कर दिए। एक है आपके पास डायरेक्ट रिडोक्स, दूसरा आपके पास है इनडायरेक्ट रिडोक्स रिएक्शन। जो बच्चे डायरेक्ट रिडोक्स है ना, वो एक ही कंटेनर में होती है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बोथ आर टेक्स प्लेस इन द सेम वेसल और कंटेनर। लिख रहा हूं मैं, रिडक्शन एज वेल एज oxidation both are takes place in same vessel और कंटेनर। उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडोक्स। डायरेक्ट रिडोक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक ही कंटेनर में हो जाए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों, इसको आप देख कर आए हो, मैं ये एग्जांपल नहीं उठा रहा, मैं आपको ये वाला एग्जांपल उठा के दे रहा हूं जिसको आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो। जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का H2 में रिडक्शन। If the reduction oxidation both are takes place in same container, that is known as the direct redox reaction। गार्गी क्लास में है, जल्दी से डायरेक्ट रिडोक्स का डेफिनेशन देना। वेरी गुड। मानसी क्लास में है, जब डायरेक्ट रिडोक्स की डेफिनेशन देना, डायरेक्ट रिडोक्स का डेफिनेशन।
वेरी गुड। जैसे जिंक का H2SO4 से रिएक्शन हुआ, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल, यहां कॉपर का रिएक्शन AgNO3 से हुआ। आपका रेडोक्स चैप्टर बोलता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, याद आ रहा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या होता है, मोर एक्टिव, जिसको आप ढेरों बार बोल चुके हो, मोर एक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव। और मैंने आपको बताया था तांबा सोने चांदी से ज्यादा एक्टिव है, और जो चांदी है वो सोने से ज्यादा एक्टिव है। यही ऑर्डर चला दो, 29 मोर एक्टिव एज कंपेयर टू 47, 47 इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू 79। तीन मेडल मिलते हैं ना, वैसे जो जितना एक्टिव होता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन मेटल कम रिएक्टिव कौन सा वाला है, गोल्ड ही है। ताकि बंदा घर लेकर जाएगा तो गोल्ड गोल्ड ही रहे, गोल्ड का कुछ और ना बन जाए। जो कॉपर लेके जाएगा उसको पता है कॉपर पे रस्टिंग हो जानी है, कॉपर पे कोरोजन हो जाना है। ब्रोंज, सिल्वर एंड देन गोल्ड। ब्रोंज डिस्प्लेसेस कॉपर, डिस्प्लेसेस सिल्वर, सिल्वर डिस्प्लेसेस गोल्ड। बस गोल्ड फाइनल है, गोल्ड को कौन डिस्प्लेस करे। इन तीनों मेटल की बात करें अगर, तो कॉपर का क्यूपरिक नाइट्रेट बन गया और सिल्वर डिपॉजिट हो गया, और एक ही कंटेनर का उसने डायग्राम बना के दे रखा है। हुआ क्या, इसके अंदर आप लोगों ने, अगर किसी ने ना एनसीईआरटी के अलावा भी 10th क्लास के रेफरेंसेस बुक पढ़ी हो, तो उसमें आपको ऐसे ढेरों एक्सपेरिमेंट करके दिए थे उसने, कि अगर मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नेल रख दूं तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का आयरन नेल से कॉपर सल्फेट का कलर डिसअपियर हो गया था, उसका ब्लू कलर डिसअपियर, या ब्लू कलर धीरे धीरे उसके, हाँ नहीं नहीं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग एक की जगह पर 2 4 5 एग्जाम्पल पढ़ने की मूड में होते हैं ना, तो कुछ बुक क्या करती है एक की जगह पर 10 एग्जाम्पल लिख देती है, तो उसमें मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव मेटल। तो ये मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने कॉपर की रोड डिप कर दी, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम जो तुम्हारे पास ये जो कॉपर की रोड है, ये कुछ जगहों से यूज आ गई, रिएक्ट कर गई, क्लियर ना। और इसके अंदर क्या बन गया, क्यूपरिक नाइट्रेट। जब भी आपने जब भी आपने कॉपर को AgNO3 में रखा, तो सेम कंटेनर में सिल्वर जाकर डिपॉजिट हो गया। पर मेरा कहना क्या है, जो दो बच्चों ने मेरे को समझाया, बट मीन ऑफ द डायरेक्ट रिडोक्स व्हेन द रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम कंटेनर। और मैं कह रहा हूं पुराने चैप्टर से उठाकर लाओ ना, उसमें तो तुमने कितनी सारी रिडोक्स रिएक्शन पढ़ी है, कोई भी लिख दो सेम कंटेनर में होती हुई। उसमें तुम इसी को क्यों हाईलाइट करना चाहते हो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये कुछ भी, लेकिन हम वहां पुराना वाला हाईलाइट कर ले, उसी समझ में आ जाएगी बात। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो इस पर डिस्कशन हो सकता है। हम्म। हम्म। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ PCl5 तो बनता ही है ना, PH5 नहीं बनता ना, तो हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग नेचर है ना, दैट्स व्हाई वो पी को P+5 तक ले जाने देता ही नहीं है। PCl5 तो बनता है, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन ऑक्सीडाइजेस द phosphorus to P+5, but hydrogen is not capable to do it in this phenomena. Chlorine is capable because chlorine is oxidizing agent, but hydrogen is not capable. वो P को P+1, P+2, P+3, P+4, P+5 +4 से ऊपर नहीं लेके जा पाता वो, क्योंकि वो इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी वैलेंसी तक तो कैपेबल है, जितने उसके अनपेड है उतने तक तो वो कैपेबल है। वैलेंसी से ऊपर के लिए तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा ना, वो हाइड्रोजन नहीं करने देता उसको, ठीक है ना। लो भी, अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट रेडोक्स पे। पहले चल रहा था डायरेक्ट रेडोक्स, अब मैं कह रहा हूं जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेम कंटेनर की जगह पे दो अलग अलग वेसल्स में हो रही है,
लिख लेते हैं जी। व्हेन redox reactions take place in two different vessels or container, उसको बोल दिया आपने इनडायरेक्ट रिडोक्स। इनडायरेक्ट रिडोक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में हुई। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दो अलग अलग कंटेनर में हो रही है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दो अलग अलग कंटेनर में हो रही हो, तो आपने उसको क्या नाम दे दिया? इनडायरेक्ट रिडोक्स। निखिल, निखिल, निखिल इनडायरेक्ट रिडोक्स समझाना। ध्रुव गोयल इनडायरेक्ट रिडोक्स समझाना। तो उसको आपने बोल दिया इन डायरेक्ट रिडोक्स। और डायरेक्ट रिडोक्स का कोई एग्जांपल दो, डायरेक्ट रिडोक्स का जो भी पढ़ा है उनमें से कोई उठा लो। नहीं, रेजिन एक्सचेंज में तो कैटायन एनायन एक्सचेंज हुआ था, उसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही नहीं आया। इससे अच्छा तुम आज जो पढ़ी है ना तुमने हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन, उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया। इससे अच्छा तुम Fe3O4 हाइड्रोजन वाला दे दो, लेन प्रोसेस वो है। मजेदार बैच नहीं है तुम्हारा यार ना, मजा नहीं आता तुम्हें साथ। चलो, अब तुम्हारी किस्मत तुम ही जानो, क्योंकि मैं तो पढ़ा सकता हूँ, किस्मत थोड़ी बदल सकता हूँ किसी। नेक्स्ट आपके पास है इन डायरेक्ट रिडोक्स रिएक्शन। और आपके बैच के फोल्ड्स में निकालता हूं, आकर आपको दिख ही गया होगा आज ना। पांच पांच लोग तो सीधे सीधे बोलते ही नहीं है। मैंने उठाकर वेटिंग रूम में पटक दिया, वो जाए उससे पहले मैंने निकाल दिया उनको, जाओ मजे करो। मेरे को तो पेरेंट्स पे अजीब लगता है यार, वो घर में बैठे और पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन नहीं है ऐसे बच्चों पे यार, कमाल की बात है। यहाँ आने के बाद तो पेरेंट्स के हाथ ही कट जाएंगे बिल्कुल, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। इंडक्ट रिडोक्स की बात हो रही है, भी ध्यान से सुनना और समझना, लिसन केयरफुली। जब मुझे दो अलग अलग कंटेनर में रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखता है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगला चैप्टर से कनेक्टेड, अगला मतलब 12वीं का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल इससे कनेक्टेड है। इसलिए आपको गलती से भी ध्यान इधर उधर, जो इंटरेस्टेड है, क्योंकि जनरली हम ऑफलाइन भी देते हैं ना, 10-12 बच्चे तो हमेशा जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड ही रहते हैं। तो अभी मुझे कनेक्टेड ही बच्चे दिख रहे हैं जो मेरे को सामने दिख रहे हैं ना, कनेक्टेड। तो जो कनेक्टेड बच्चे उनको फायदा होता ही होता है। क्लियर ना, उनका तो सिलेक्शन हो ही जाता है, क्योंकि वो सुनते रहे पिछले 4-5 महीनों से, वो सुनते ही रहेंगे वो लोग, तो उनका सिलेक्शन तो हो ही जाता है। तो जो मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्ट रिडोक्स, ध्यान से सुन लेना। दो अलग अलग कंटेंट, बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट इसका एग्जांपल है डेनियल सेल, जिसके अंदर जिंक कॉपर कपल आप लेके चलते हो, जिंक कॉपर कपल, वहीं से हमारी शुरुआत हो रही है। अब मैं एक पेज ऐड करके पूरी तरह से उसके बारे में समझाना शुरू कर रहा हूँ। चाहे तो आप 5 मिनट अपना पेन डाउन कर सकते हो, चाहे तो मेरे साथ साथ में बना सकते हो, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपकी चॉइस है, ठीक है। चलो जी, तो इसको सीख गए तो काफी कुछ तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। मैं यहाँ जिंक कॉपर कपल से एक DANIEL डेनियल सेल बना रहा हूं, और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सारी बातें बताऊंगा, अभी 5-4 मिनट तक ध्यान से सुनो सिर्फ। तुमने कभी साइंस के एक्सपेरिमेंट किए 9वीं 10वीं में? 10वीं तक तो तुम ठीक ठाक थे, मतलब कोरोना था नहीं ना, है? तब तुमने कभी दो जूस के ग्लास लेकर उसमें जिंक की वायर जोड़कर उससे कभी बजर या फिर ऐसे लाइट वाइट कभी प्रोड्यूस की हो, ऐसा कुछ किया कभी? कोई साइंस फेयर लगाओ, कोई साइंस का प्रोजेक्ट मिला हो कभी? नहीं, वो क्या था एक्सपेरिमेंट, कोई आइडिया दो। हम्म,
नहीं, इससे रिलेटेड जो चैप्टर अभी हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है, इससे रिलेटेड। कोइंस किस चीज के थे? जिंक था कोई या प्योर कॉपर ही था? हाँ, कॉपर एल्यूमिनियम लिया था ना, ये मैं सुनना चाहता था actually ना। कॉपर एल्यूमिनियम पता है क्या होता है, दोनों अलग अलग मेटल हो गए ना। तो कॉपर तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस वाला कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। इन दोनों मेटल के कपल से, इन दोनों मेटल के कपल से ना एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। वर्डिंग सुनना। अच्छा बात सुन, जब तूने वो बनाया था तो कोई बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी डाली थी उसमें, किसी बाहर कनेक्शन दिया था उसको? हाँ, तो ये बात भी बड़ी जबरदस्त थी और इंपॉर्टेंट थी। क्लियर है? अब सुनना भी ध्यान से। होता क्या है, जैसे भी तनवीर बोल रहा है ना, वही सेम फंडामेंटल इसके अंदर है। इस साइड हमने जिंक की रोड को जिंक सल्फेट के अंदर डिप किया हुआ, इधर हमने कॉपर सल्फेट को कंटेनर में लेकर उसमें कॉपर की रोड को डिप किया हुआ। बड़ा सिंपल, अपने दिमाग में लेके चलो, कुछ बिना बोध रखिए। जिंक इन जिंक सल्फेट, कॉपर इन कॉपर सल्फेट, जिंक इन जिंक सल्फेट, कॉपर इन कॉपर सल्फेट। और जो तनवीर कह रहा है उसने उसमें एल्यूमिनियम लिया था और साथ में कॉपर लिया था। दो अलग अलग मेटल लेना ही जरूरी था। चलो जी, फिर उनको हमने कनेक्ट किया वोल्ट मीटर के साथ। और जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, उनको हमने कनेक्ट किया, उनको हमने कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ सोल्ट ब्रिज। सारी बातें आपको बताऊंगा मैं, पहले ध्यान से सुन लो हर एक चीज को। यहां हमने जोड़ दिया सोल्ट ब्रिज। ठीक है जी, एक साइड एनोड है, दूसरी साइड आपके पास कैथोड है। एनोड के बारे में एक बात बोली थी मैंने बहुत पुराने टाइम पे, आज फिर बोल रहा हूं। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन। तो यहां जिंक, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरी तरफ अब सोचो ना, इस एनोडिक साइड में इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो इलेक्ट्रॉन वायर की हेल्प से, वो इलेक्ट्रॉन्स वायर की हेल्प से एनोड से कैथोड की तरफ चलेंगे। और शायद आप में से कुछ बच्चों को बताओ, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है जी करंट फ्लो करता है। तो जब भी आपसे कोई इस टाइप का सेल दिखाता है, जब भी आपसे कोई, वो धीरे करने वाला प्रोसेस है, एक दो दिन धीरे करो उसके बाद चीजें समझ में आने लगती है। ये हम इनडायरेक्ट रेडॉक्स बना रहे हैं। क्या मतलब, जब दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में हो जाए तो उसको बोलते हो आप लोग इनडायरेक्ट रेडॉक्स। एक तरफ तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और अपनी कॉपी में कहीं हाई फाई तरीके से हाईलाइट करके लिख लो कि एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है आपको दिख रहा है, और इधर वाली साइड पे कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होएगा। अब हो सकता है आप में से काफी बच्चे, मैं फिर कह रहा हूँ गलती से इग्नोर मत कर देना, मैं आपको बता रहा हूँ जबकि ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए ना 4-5 महीनों के अंदर, कि मुझे कोई भी चीज इग्नोर नहीं करनी है। तो एनोड वाली साइड से इलेक्ट्रॉन निकले, एनोड वाली साइड से इलेक्ट्रॉन निकले, वो कैथोड की तरफ चले, और कैथोड के कैटायन ने उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वहां क्या कर रखा है, रिडक्शन। एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। तो एक साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा रिडक्शन हो रहा है, एक साइड ए दूसरा बी। तो कई बार ना, बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को, अच्छा बात सुनो, मोबाइल देखा आपने कभी अपनी लाइफ में? इसको तो कोई मना कर नहीं सकता ना। मोबाइल के अंदर बैटरी लगी होती है, लिथियम आयन बैटरी, जिसको लेकर मैक्सिमम जनता वरीड रहती है, कहीं बाहर चली जाए तो सिर्फ मोबाइल की बैटरी के अलावा किसी चीज की चिंता नहीं होती।
वो खत्म नहीं होनी चाहिए बस। आधा पौना घंटा खाना नहीं मिलता चल जाता है, लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो मोबाइल की बैटरी जो है वो ना लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी। कभी चार्जिंग की है उसकी? रिचार्ज नहीं, रिचार्ज तो मोबाइल के अंदर पैसा डलवाना है, चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक होगी बात। अभी लैपटॉप पे अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो लैपटॉप के अंदर भी लिथियम आयन बैटरी है, उसकी भी चार्जिंग करते हो। और जब लिखा आ गया 100% आपने चार्जिंग कर ली, तो आप उसका चार्जर हटा देते हो। जब तक चार्जिंग हो रही है ना, जब तक चार्जिंग हो रही है, पता है क्या हो रहा है उसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रही है। करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्डिंग सुनो जो आपके काम आएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू द केमिकल एनर्जी। और जैसे ही आपने उसका चार्जिंग हटाई, तो आपके मैसेज आने लग गए उस पर, व्हाट्सएप पे मैसेज आने लग गए, कोई वीडियो चलने लग गया। ठीक है ना, वीडियो ही चल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वीडियो ही चल रहा है आपके सामने। तो उसकी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन शुरू हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स में, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो साउंड हो। क्लियर ना? चाहे मैं आपको गालियां बकता रहता हूँ वो हो, आपको संभालने के लिए तो करना पड़ता है ना, नहीं तो आप बदमाश हो जाते अब तक सारे के सारे। 10-12% तो है आपकी क्लास में जिसको कोई मना भी नहीं कर सकता, डिनाई कर ही नहीं सकता ना। लेकिन सारे बन जाते हैं अगर थोड़ा ना संभालो आपको तो। क्लियर? तो जो बात मैं अभी, मैं जिसका नाम लूं, पहली बार में आवाज सबको सुनती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल्स है, जब मेरी बात पहली बार में सुनती है, मैं किसी का नाम लेता हूँ तो पहली बार में उसको सुनता है ना, जानबूझ के ढिठ्ठा बन के बैठा रहता है कि हो सकता है दूसरी बार मेरा नाम ले ना ले। लेकिन मैं पहली बार ही नाम लूंगा, दूसरी बार नाम भी नहीं लूंगा। ये भी सुन लो ध्यान से। दूसरी बार में या तो आप वेटिंग रूम में चले जाओगे या रिमूव कर दिए जाओगे। फिर आपको शौक है ना, जो 15 मिनट बाद आऊंगा, बाकी 2 क्लासे लगाऊंगा, वो मैं खत्म करूंगा आपका। तो ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, कि जब मैं किसी भी मोबाइल की चार्जिंग बंद कर देता हूं, लैपटॉप की चार्जिंग बंद कर देता हूं, या मेरे घर में लाइट चली गई और इन्वर्टर काम करना शुरू कर गया। इन्वर्टर का नाम सुना? इन्वर्टर। जनरेटर का नाम सुना है? जनरेटर का। क्लियर? उसमें भी डीजल पेट्रोल डले हुए, केमिकल एनर्जी। ये सब करते क्या है? ये सब करते क्या है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब आपका मोबाइल चार्जिंग पे नहीं है, इसी का नाम तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है यार। आपका मोबाइल विदाउट चार्जिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। आपके घर में लगा हुआ इन्वर्टर जनरेटर, जब तक पावर सप्लाई नहीं आ रही, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कभी इधर आयो चंडीगढ़ में सुखना लेक पे, तो यहाँ सुखना लेक पे ना पुलिस वालों के पास ना ई व्हीकल है, उसके थ्रू वो गेड़ी मारते रहते हैं पूरी सुखना लेक पे, 3-4 जने बैठ के। और 1-2 घंटे चार्जिंग करते हैं, फिर 2-4 गेड़ियां निकालते हैं, फिर 1-2 घंटे चार्जिंग करते हैं, गेड़ियां निकालते हैं। जो गेड़ी निकाल रहे होते हैं ना, तो उस ड्यूरिंग उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और अब तो जमाना आ गया, अगले 2-4-5 सालों में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी दिखने लग जाएंगे रोड्स पे, ई बाइक, ई स्कूटर। टेस्ला टेस्ला तो एफर्ट्स कर ही रहा है 2-4 सालों से, लेकिन उसकी जो कार आएगी ना, वो तो बहुत खतरनाक वाली आएगी ना। हाँ, ढेरों है। उसमें तो ये ना, नहीं नहीं पार्थ, इसमें ना सिर्फ इंडियन टेंडेंसी से मत सोचो। क्लियर ना? अभी तुम ढेरों जगहों पे जाते हो ना, कभी तुमने आजकल वो सैनिटाइजर वाला देखा होगा ना, उसके नीचे हाथ बार बार ऐसे ऐसे करते जाओ, काम करता है ना। घर में ऐसी टैप लगी रहती है ना, पानी निकलने के लिए हाथ नीचे करो, सेंसर लगे हुए। जब वो काम कर सकते हैं तो वो भी काम करेगी। आराम से बैठ के किताब पढ़ो, वो तुम्हें जहां लेके जाना वहां लेके जाएगी। हाँ, वो अभी रेंज में आएगी नहीं। ठीक है ना, वो हो सकता है। हाँ, चलो हम इसमें देखते हैं फिलहाल कि देखो ये अपना अपना इंटरेस्ट है, बच्चों को ये सारी जानकारियां हैं इसमें। तो बच्चों को ये पता है कि वो कहीं ना कहीं, अगर मैं ई बाइक, ई स्कूटर, ई साइकिल की बात कर रहा हूँ, वैसे चंडीगढ़ में ना डॉकेट्स लगे हुए हैं, कम से कम 100-150। कोई आसपास का हो ना, उसको पता होगा। अगर वो चंडीगढ़ विजिट किया पिछले 2-3 महीनों में ना, उन्होंने हर जगह ई साइकिल्स लगा दी है। तो अगर आपको 3 किलोमीटर का सफर करना है तो ई साइकिल लो अपने ऐप से, और थोड़ी देर चलाओ, थोड़ी देर अपने आप चलती है वो, थोड़ी देर चलाओ, थोड़ी देर अपने आप चलती है वो। थोड़ी देर चलाओ मतलब उसका कन्वर्जन करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल, फिर उसको छोड़ दो तो अपने आप चलती रहती है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो ये करती है वो, मतलब आप अपनी मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर कर रहे हो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो मेरा कहना क्या है, वापस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं।
व्हाट मीन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये ना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैं लिख दूं जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक वर्ड बहुत अच्छा है, स्पॉन्टेनियसली, अपने आप। स्पॉन्टेनियस वर्ड सुना होगा आपने, अपने आप। अब मोबाइल आपका काम कर रहा है तो उसमें हवा थोड़ी भर रहे हो, पंप थोड़ी मार रहे हो, उसको घिस थोड़ी रहे हो जमीन पे यार, अपने आप काम कर रहा है ना, उसकी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है अपने आप। और यही बताया था तनवीर ने आपको। आप लोगों ने किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, स्कूल्स पे करवाए नहीं होंगे आपको 9वीं 10वीं में कभी। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लोग बाग ना। 2 कंटेनर लेते हैं, दोनों कंटेनर में सिट्रस जूस, या फिर एक बच्चे ने सिरका बोला था ना अभी, पार्थ ने बोला था शायद विनेगर, तो वो केमिकल भर के उसमें एक तरफ जिंक लगा लो, एक तरफ कॉपर की रोड, और आपस में दोनों के एक बल्ब डाल दो छोटा सा, बल्ब में लाइट आ जाएगी, क्योंकि वो जिंक कॉपर कपल बन गया और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई थ्रू द केमिकल। द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू, हाँ ये केमिकल, सारे केमिकल्स हैं, तो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन करे उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल है डेनियल सेल। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल है डेनियल सेल, एग्जांपल है ये। और जो अभी तनवीर ने बोला था वो भी एक एग्जांपल था, एल्यूमिनियम के साथ में कॉपर, वो भी एक एग्जांपल था, लेकिन उसका नाम नहीं है कुछ। ऐसे इनफाइनाइट सेल आप खुद बनाओगे कल की छुट्टी के बाद, परसों से खुद बनाओगे आप। तो हम क्या कर रहे हैं, इन डायरेक्ट रिडोक्स की बात कर रहे हैं। इन डायरेक्ट रिडोक्स करवाने के लिए 2 अलग-अलग कंटेनर लेने पड़ेंगे आपको, एक में रिडक्शन होएगा, एक में ऑक्सीडेशन होएगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिखने का सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे रहा हूं, इसका सिंपल कोड है। पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू वोल्टेज सेल, इसी का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल, इसी का तीसरा नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये इसी के कई सारे नाम है, लेकिन डेनियल एक एग्जांपल है। अभी बात कंप्लीट नहीं, तो शुरू हुई है एबीसी। अब ये क्या है, ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज, सी फॉर कैथोड। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, मेथड टू राइट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज, सी फॉर कैथोड। यही कन्वेंशन है, ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज, सी फॉर कैथोड, ए बी सी, एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड ब्रिज कैथोड। हाँ जी बोलो जी। बताएंगे 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 बताएंगे। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, ये मेरा काम है। जैसे मेरी बात खत्म हो आपके क्वेश्चन बचेंगे नहीं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको पेशेंसफुली 1 घंटा चाहिए होता है, पेशेंसफुली, जिसमें बस बकबक सारी टीचर को करनी है 1 घंटे तक, उसके बाद बच्चों को करनी है जो करनी है। मेरा काम मैं समझाऊंगा। ए फॉर एनोड है, बी फॉर ब्रिज है, सी फॉर कैथोड है, और यही कन्वेंशन ऑलवेज ओबे होएगा, यही कन्वेंशन ऑलवेज ओबे होएगा। तो एक बार तो मैंने आपके दिमाग में डालना था, बट मीन ऑफ द इनडायरेक्ट रिडोक्स, और 2 4 5 बच्चों से बात की तो उनको समझ में आ गई होगी बात। यहाँ जिंक का एनोड लिया और कैथोड का आपने, सॉरी कॉपर का आपने यहाँ कैथोड लिया है, और बीच में जैसे यशिका ने कहा था बीच में आपने एक सोल्ट ब्रिज डाला हुआ है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सोचेंगे उसके बारे में भी, पीछे चलते हैं एक बार। द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच द, अच्छा आपने वो कर लिख लिया था क्या ये, चलो अच्छी बात है। Oxidation reduction takes place in separate vessels called the half cells. Redox couple oxidize reduced form of a substance taking part in oxidation reduction, जैसा कि आपको जिंक कॉपर कपल में मैंने दिखाया। क्लियर, जिंक एक तरफ ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर दूसरी तरफ रिड्यूस हो रहा है। इन indirect redox the transference of electron between reducing agent and oxidizing agent takes place over large distance through metallic wire। ये आपके सामने metallic wire दिख रही थी,
ये जो मेटलिक वायर दिख रही है ना, इसके थ्रू आपके पास क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो अभी मैं फोर्थ नंबर पे एक लाइन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट moves for large distances. Due to this reason, we can generate electrical work from this cell। और इसी के एग्जांपल तो आप सीख रहे थे मेरे से थोड़ी देर पहले, ई बाइक, ई स्कूटर, आपका मोबाइल, घर में लगा हुआ इन्वर्टर, सर यही तो कर रहे हैं। जब भी करंट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैरी हो तो फिर आप उसका यूज कर सकते हो। दुनिया में एक ही तो चीज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका स्टोर नहीं कर पाए हम आज तक। गर्मियों में कट लगने शुरू हो गए, क्यों? सर्दियों में संभाल के रख लेते। मेरी बात समझ गए ना? एक ही तो चीज है जिसको स्टोर नहीं कर पाए। अपनी अपनी बिजली बैंक में जमा कराया, उस गर्मियों में निकाल लेंगे। हमारे घर में जब लाइट नहीं आ रही होगी तो हम ले लेंगे, नहीं हो पाए ना। तो उसी के तो जुगाड़ है सारे के सारे, ई बाइक, ई स्कूटर, आपके घर में लगा हुआ इन्वर्टर, आपके घर का जनरेटर, उसी का तो जुगाड़ है ये। क्या कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलोगे। एक ही तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, जिसको स्टोर नहीं कर पा रहे आप लोग। तो आगे बढ़े भी, हाँ जी बोलना, क्या चीज है? हाँ, सोलर पैनल, बस वही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। उसमें भी तो हमारे केमिकल्स, वो जो रुबीडियम, सीजियम वगैरह यूज हो रहे हैं। नहीं, लो जी, ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने इसको अपने वर्ड्स दे दिए। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको मैंने अपने वर्ड्स दे दिए। अरेंजमेंट फॉर कैरिंग आउट द इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन इज रेफर्ड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैंने अपने वर्ड्स दे दिए इसको। क्लियर है? An electrochemical cell, galvanic cell, voltaic cell is a device which converts chemical energy into the electrical, मैंने अपने वर्ड्स में डाल दिया spontaneously, अपने आप। आपको कोई जोर नहीं मारना पड़ रहा, अपने आप स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है भाई, कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन मैंने करवा तो दिया। एक साइड में आपने क्या लिखा है, नोड, और कन्वेंशन है बच्चे, एनोड शुड बी लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैं कई बार बोलता हूं, जब भी मैं किसी लेफ्ट हैंडेड को देख लेता हूँ ना, लेफ्ट हैंडेड को, तनवीर शायद लेफ्ट हैंडेड है ना? हाँ, और भी आपकी क्लास में हो सकता है कोई लेफ्ट हैंडेड हो, तो मेरे और कौन, हाँ स्नेहा, क्या बात है, अर्शनूर भी, और अभिनव भी, और अच्छा अर्जुन, गुड है। नहीं, कैसे मतलब? तनवीर से, तनवीर ने तो मेरे को एक दिन बधाइयां दी थी ना, लेफ्ट हैंडेड डे आया हुआ था एक दिन उस दिन 5-4-10 दिन पहले, तो तनवीर के बारे में मुझे पता चल गया। और बाकी तू जिस हाथ को अपनी गाल पे रखी बैठा है, वो तो साफ दिख रहा है कि मेरे से उल्टा चल रहा है, तो राइट हैंडेड ही हुआ बाई डिफॉल्ट ही। हम आमने सामने है ना, तूने अपना एक हाथ गाल पे रखा हुआ है, इसका मतलब मेरा उल्टा हाथ है, तो मेरा ये जिससे लिख रहा हूं, तो तूने अपना हाथ, उल्टा वाला हाथ गाल पे रखा, तो सीधे हाथ से लिख रहा है। ये गैस कर लिया। ऐसी अभिनव ने कर रखा है, अपना एक हाथ गाल पे रखा है पता नहीं क्या क्या देखी हुई है। चलो आगे चलते हैं भाई। मेरा कहना ये था कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल एक पूरा नाम है। इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहे हो। ये एक स्पॉन्टेनियस सेल है। मैं बार बार आपके दिमाग में और सबकॉन्शियस माइंड में ये वर्ड्स डालना चाहता हूँ, और इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं बच्चे, बस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इंफॉर्मेशन आ जाए हमारे पास। बाद में बस इतना काम बचेगा, कौन कैथोड बनता है और कौन एनोड बनता है, वो मेरा काम है, मैं बताऊंगा। 1 घंटे का लेक्चर चाहिए मुझे बस ना, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि मुझे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करना है, और जिसने इसको मिस कर दिया ना, उसकी बर्बाद हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, गारंटी लिखा लो आप। इतना बढ़िया चैप्टर है अगले साल। उसके मुझे 10 दिन मान लो मिलते हैं, कहीं भी मुझे पढ़ाना हो, उसके 4 दिन तक यही डिस्कशन चलता है। और 11वीं से साफ है, 12वीं में सुपर साफ हो जाना उसमें। कोई नहीं पढ़ाने वाला मिलेगा, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। तो अभी से सीख के जाओ, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे कोई कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, पहली वाली और दूसरा पार्ट समझने के लिए पहली वाली को ढंग से पढ़ना ही पड़ता है।
नहीं तो फिर समरी पढ़ लो, भी ये पढ़ा था हमने 2 लाइनों के अंदर। क्लियर? तो यही चीज इसके अंदर है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो क्या करें? अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट कंपार्टमेंट, एक का नाम क्या है एनोड और दूसरे का नाम क्या है कैथोड। तो मैं एक बार फिर इसी पे आ रहा हूं, हेडिंग डाल रहा हूं, जबकि मुझे लगता नहीं ये हेडिंग लिखने लायक है, क्योंकि इससे रिलेटेड सारी बातें, बस एक यशिका के क्वेश्चन का आंसर आना है। वो यशिका समझ गई होगी, सोल्ट ब्रिज वाला ना। तुम्हारी क्लास में से कोई बार बार मुझे फोन तो नहीं कर रहा? थोड़ी कमी जनता होती है। एक सेकंड। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ धीरे चलेंगे। जैसे हाइड्रोजन चैप्टर हो सकता है आपके दिमाग में एंटर मार गया हो, अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे उस चैप्टर से, क्योंकि ज्यादा दिन दिए उसको हमने। क्लियर है? तो अगर आपने उसका आरपी असाइनमेंट और बुक ढंग से कर लिया, 30 क्वेश्चन 120 नंबर तो पक्के हो गए आप, अगर सही से अटेम्प्ट कर दोगे तो। बाकी काम इससे कर लेना है हम लोगों ने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। एक और ऑफर दे रहा हूं मैं आपको कि एनसीईआरटी चाट जाओ उसकी ढंग से। चाटने का मतलब ऐसे नहीं लेके चाटने लगे, सर ने कहा था क्वेश्चन करने हैं उसके। नहीं नहीं, कई बार समझ नहीं आता वो बाद में पेरेंट्स पे, आपने हमारे बच्चों को गलत गलत आदतें डलवा दी, वो एनसीईआरटी चाट रहा था। मैंने कहा, उसको लगा अगर एनसीईआरटी चाटेंगे तो क्या पता ज्यादा समझ में आ जाए। कहाँ जानी है, समझ गई क्या? हाइड्रोजन वाली एनसीईआरटी टिपिकल है। हाँ हाँ, कमला हो गया कमला। थोड़ा बैलेंस करके चलो ना, बस बैकलॉग नहीं तैयार होना चाहिए, फिर पढ़ाई हो जाती है आराम से। बैकलॉग नहीं होना चाहिए बस। A typical cell consists of 2 separate compartment, एक का नाम यहां लिखता हूं जी मैं, एनोडिक, और उसी साइड लिखूंगा जिस साइड है ये एनोडिक हाफ सेल। और मैं आपसे ना लेफ्ट हैंड की बात कर रहा था, अभी वापस बोलूंगा, कैथोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल में क्या होएगा अभी बताया था आपको, ऑलवेज ऑक्सीडेशन। अच्छा ना, आपसे क्वेश्चन पूछने की डर ना गई है, सुनो। तुम क्या सोचते हो, मतलब सोच समझ के जवाब देना, आप ले लेना 30 सेकंड। तुम क्या सोचते हो कि ऑक्सीडेशन किस मेटल का होएगा इजीली, रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव? ठीक है ना, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। और जो नखरे करेंगे वो कौन है, वो मेटल कौन है? वो नाम है कोई इक्का दुक्का आपको याद आ रहे हो तो, है ना, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये नखरे करने वाले मेटल्स हैं, है ना। ये बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाद में आ जाना। तो ये तीनों चारों मेटल्स ऐसे हैं जो नखरे करने वाले हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यूजुअली डोनेट नहीं करते। चलो वापिस आते हैं। तो एनोडिक हाफ सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज, और यहां ऑलवेज क्या होना है, रिडक्शन। अब एक छोटी सी बात और करनी है आपसे। अगर किसी मेटल का अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो उस साइड इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस हो गई, उधर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, और जितने उधर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े वो वाला कंपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन की रिचनेस की वजह से कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस मेटेलिक रोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सिस की वजह से वो वाली रोड कैसी कंसीडर होएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब हो सकता है आपको हल्का कंफ्यूजन हो, सर नोड तो पॉजिटिव होता है, नोड तो पॉजिटिव होता है, नोड तो पॉजिटिव होता है। भाई ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है। अच्छा बात सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ना 2 बार अपने दिमाग में बोलकर देखो, तुम्हें कुछ समझ में आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब टूटना, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो तोड़कर केमिकल एनर्जी में बदल दे, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और यहां क्या कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, केमिकल को। तो उसका उल्टा हो गया ना, उसका उल्टा हो गया ना, उसका उल्टा हो गया ना। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 9वीं 10वीं तक आपने पढ़ा हुआ है, फैराडेज लॉ वाला फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, तो वहां का कैथोड नेगेटिव है, नोड पॉजिटिव है।
हमने इसमें भी तो पढ़ा अपने हाइड्रोजन चैप्टर में, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, यहां उसका उल्टा, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव। वापिस सुन लो, एनोड पे ऑलवेज क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, उससे क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने से, रिचनेस होने से वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स बन जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन का अगर सोर्स बन गया तो उसको बोलोगे नेगेटिवली चार्ज, दैट इज नोन एज द कैथोड। तो कैथोड या नेगेटिव, एनोड या नेगेटिवली चार्ज है, मेरी गलती थी, एनोड या नेगेटिवली चार्ज है, और कैथोड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको क्या बोल दोगे आप लोग, पॉजिटिवली चार्ज। और जिसको कम समझ में आए सीधा बोलना जस्ट ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेकिन श्योर है कि जिसको कम समझ में आएगा उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी तो नहीं पता होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कैथोड एनोड कौन है, कैथोड माइनस एनोड प्लस, उसका उल्टा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। भाई इसका प्रोसेस ही केमिकल टू इलेक्ट्रिकल है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइसिस करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। तो इसमें हाफ सेल है, एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल। और जिन लोगों ने रेडोक्स चैप्टर पढ़ा है ठीक ठाक सा, उनमें बैलेंसिंग की थी ना, तो हाफ हाफ रिएक्शन हुआ करती थी, एक ऑक्सीडेशन की हाफ, एक रिडक्शन की हाफ। तो a typical cell consists of a two separate compartments called half cells. Each compartment consists of a metallic conductor immersed in a solution, जिंक इन जिंक सल्फेट, कॉपर इन कॉपर सल्फेट। लो जी एग्जांपल उठाते हैं, ये पहली बात है। ये दूसरी बात है, जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। और आप समझदार हो, जिंक और कॉपर में से कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लूज करेगा, एक्टिव कौन है, जिंक। तो जिंक की साइड तो एनोड हो गई है, और कॉपर वाली साइड कैथोड हो गई है। फिर मैं कह रहा हूं कि आपको सब बातों को ध्यान से सुनना है। लो जी, अब उसने क्या कहा जी, कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व्ड सॉल्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेटल, जिंक इन जिंक सल्फेट, कॉपर इन कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट इन कोबाल्ट नाइट्रेट। क्लियर, ऐसे ढेरों एग्जांपल बन जाने, वो बताऊंगा मैं आपको आगे। नाउ थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर an electric current enters or leaves a substance, hence it acts as a electrode। तो ये भी इलेक्ट्रोड हुआ, कैथोडिक एनोडिक, और दूसरा भी इलेक्ट्रोड हुआ, कैथोडिक। और इसके लिए ये जो पढ़ रहे हो ना, इसका बेस्ट एग्जांपल पीछे आ चुका है बोर्ड पे आपके पास, ये एनोडिक इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है, करंट लीव कर रहा है, कैथोडिक करंट एंटर कर रहा है। जब आपसे डायरेक्शन ऑफ करंट पूछी जाएगी, जब आपसे डायरेक्शन ऑफ करंट पूछी जाएगी, इलेक्ट्रॉन का उल्टा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ए टू सी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सी टू ए। नेगेटिव एंड इज ऑलवेज लेफ्ट हैंड। आप में से जितने बच्चे क्लास में बैठे थे, तीन चार लोग बता रहे हैं कि हम लेफ्ट हैंडेड है, मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूं। तो मान के चलो कि इन लोगों के लिए कोई भी दुनिया में मशीनरी नहीं बन रखी है, और एक एनालिसिस था, आरएनडी थी, कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स लेफ्ट हैंड वालों के साथ होते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ मशीन बनाई नहीं दुनिया वालों ने, सारी राइट हैंडेड मशीन बनी हुई है। वो क्यों बनाएंगे हमारे लिए यार, सोच के तो देखो, 99.99% तो राइट हैंडेड है, वो हमारे लिए क्यों बनाएंगे। क्लियर ना, लेफ्ट हैंडेड की मशीन आ गई तो उसकी दुकान पे पड़ी है, खरीद नहीं रहा कोई, क्यों खरीदेगा, क्योंकि है ही नहीं लेफ्ट हैंडेड। तो लेफ्ट हैंड इज ऑलवेज नेगेटिव हैंड, यहाँ इसका मतलब निकाला है मैंने एबीसी का। ए ब्रिज कैथोड, लेफ्ट हैंड में कौन है, नेगेटिव हैंड है, ए बी सी। कोई मैं इमोशनल की बातें नहीं कर रहा, मैं काम की बात कर रहा हूँ आपसे, कि मेरे लिए कोई मशीन नहीं बनाई दुनिया ने, मैं इमोशनल हुए जा रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एबीसी का जो ए है ना, आएगा ही नहीं। होएगा ही, पक्का होएगा। लेफ्ट हैंडेड वाला भी कुछ बना ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, लेफ्ट हैंडेड जितने भी होते हैं ऑल आर टॉप क्लास ब्रिलियंट। तो
मैंने राइट हैंड वालों की बुराई नहीं की, लेकिन राइट हैंड वालों को मिर्ची जरूर लगी। मैं तो अपने बारे में बात कर रहा था, तुम अपने दिल पे ले गए। मतलब तुम भी 71 ईयर्स के हो गए? अच्छा। जो वो उस टाइम पे जो प्लैनेट्स की कंडीशन होगी वो थोड़ी मैच करेंगी। तो तेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के चांस मुझे लगता है कम है। नहीं बन जाए तो अच्छा है यार। मैं तेरे साथ फोटो खिंचवाऊंगा पक्का। हाँ जी। जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट डिप किया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है उसका उल्टा डायरेक्शन करंट का चल रहा है। क्लियर ना? तो 2 मिनट हमारे ऊपर चले गए हैं पार्थ की वजह से, मुझे ये रब करना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं, कहाँ? अपने घर की तरफ। लो जी, हाइड्रोजन तैयार कर लो, और इसमें से छोटा मोटा जो भी आप पढ़ सको पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना बस एक बार। चलो जी। ओके बाय। बाय जी बाय।